नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिता अरोरा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 12वीं के यानी क्लास 12 के 4th चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें यानी थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स को लेकर के आपके सामने। इसी चैप्टर को पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक दो बात आपके संग कहना जरूर चाहूंगी कि आपके साथ अभी तक मैंने जितने भी वीडियो शेयर किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसको लाइक किया और आप लोग अपने क्वेश्चंस भी कमेंट्स पर मेरे से पूछते हैं। लेकिन डिस्टिंक्शन लाना ही अगर आप चाहते हैं तो एक चीज मैं आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप जो भी वीडियो में देखते हैं उसके बाद आप एक बार उससे रेलेवेंट पोर्शन को किताब में से एक बार रीड कर लें, एक बार उसको पढ़ लें। बहुत सारी चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी और उसके साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए या लॉन्ग आंसर्स हैं आपके, वो सारे कब आपके बहुत हद तक खुद ही कवर हो जाएंगे, आपके माइंड के अंदर रजिस्टर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत ही एक साइकोलॉजिकल बात है जिसका आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम देने के लिए, भाई बोर्ड से पहले आपके स्कूल में भी तो एग्जाम्स होते हैं, वो जब देने बैठेंगे तो आपको एकदम से ध्यान आएगा, अरे ये तो मैंने, देखो मुझे याद हो गया। तो ये एक बहुत ही जो है बड़े नेचुरल तरीके से जाने वाली एक प्रैक्टिस है। तो आप जब भी इस वीडियो को मेरे सुनने के बाद आप दोबारा सुनना चाहे, तिबारा सुनना चाहे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। एक बार किताब को भी पढ़ लें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके यूं चुटकियों में ही आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के जो है विचारक, विश्वास और इमारतों पर। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं विचारक, विश्वास और इमारतों में, सबसे पहले यानी आज की जो हमारी चर्चा है उसका हमारा विषय है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक सांची और अमरावती। दैट इज इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सांची एंड अमरावती। दूसरा जो उपविषय जिसमें यह चैप्टर विभाजित किया गया है वो है नए प्रश्न, वाद विवाद और चर्चाएं। तीसरा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जब विचारकों की बात आती है तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देने वाले महावीर विचारक थे, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ जो चौथा उपविषय है हमारा वो है नवीन धार्मिक परंपराओं को स्थापत्य और कला के माध्यम से समझना। स्थापत्य यानी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर जैसा है और उसमें जिस तरह की कला का समावेश किया गया है उसके आधार पर समझना। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, ये देखिए जो ये चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला, ये सांची से लिया गया है, तो उस समय की कस्टम्स को, रीति रिवाजों को दर्शाता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए आज की जो हमारी चर्चा है, आज की हमारी चर्चा का विषय महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक सांची और अमरावती, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे सांची स्तूप के महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा, व्हाट, व्हाई एंड हाउ वर स्तूपास बिल्ड, यानी जो स्तूपास है उनको वो क्या थे, क्यों बनाए गए और कैसे बनाए गए। उसके साथ ही साथ हम जो बात करेंगे वो है कि सांची स्तूप बच गया परंतु अमरावती नहीं। यहाँ पर ये क्या, क्यों और कैसे गलती से आ गया है, इसको मैंने कट कर दिया। यानी सांची स्तूप सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट। और हम बात करेंगे कि सांची की मूर्ति कला को समझने के लिए बौद्ध साहित्य का सहारा लिया गया, यानी अंडरस्टैंडिंग सांची स्कल्पचर थ्रू बुद्धिस्ट लिटरेचर, जिसको उस समय के शुरुआती जो कला के इतिहासकार थे जेम्स फर्ग्यूसन नहीं समझ पाए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं चर्चा का, उससे पहले मैं बात करती हूँ कि उस दिन की चर्चा का लर्निंग आउटकम हमारा क्या होगा, यानी हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा पहला उद्देश्य 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रम से शिक्षार्थियों को अवगत कराना, यानी जो उस समय का जो रिलीजियस प्रोसेस रहा है उससे स्टूडेंट्स को अवेयर कराना। और जो है स्थापत्य और मूर्तिकला, स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर और मूर्तिकला जिस तरह की मूर्तियां बनी हुई थी उसके माध्यम से धार्मिक इतिहास का पुनर्निर्माण यानी रिलीजियस हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस हिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि स्तूप से मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्तूपा। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आते हैं, क्या मींस व्हाट इट इज, क्यों व्हाई एंड कैसे हाउ दीज वर बिल्ट। तो स्तूप का जो है संस्कृत में इसका मतलब होता है टीला। आप ये देख सकते हो, ये अर्ध गोलाकार जो है
अर्धगोलाकार उस पवित्र टीले को कहा जाता था जिसमें बुद्ध से जुड़े हुए कुछ अवशेष यानी रिमेन्स, बॉडीली रिमेन्स हो गए, बुद्ध के अस्थियां हो गई या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान को जहां पर गाड़ दिया गया, उसके ऊपर ये अर्धगोलाकार टीला बना दिया गया जो कि अपने आप में उनकी एक होली प्लेस थी. That means these are those holy Buddhist semicircular mounds where Buddha's bodily remains or objects used by him were buried. और जो है अगर हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों, देखिए बौद्ध ग्रंथ उस समय के लिखे हुए त्रिपिटक के बारे में अभी मैं अगली चर्चा में बात करूंगी. त्रिपिटक यानी 3 टोकरियां, उसके अंदर पूरा बौद्ध साहित्य उसके अंदर पूरा जो है आपका आ जाता है. अब उन्हीं बौद्ध ग्रंथ और भी लिखे गए. बौद्ध ग्रंथ है अशोक अवदान. वो ये कहता है कि राजा अशोक मौर्य ने, क्योंकि अशोक मौर्य जो थे वो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया भी और दूर दराज तक उन्होंने अपने बेटे को भेजा, अपनी बेटी को भेजा, महेंद्र और संघमित्रा. महेंद्र उनका बेटा था और संघमित्रा उनकी बेटी थी. श्रीलंका और अन्य देशों में भी उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा. तो ये अशोक अवदान नामक बौद्ध ग्रंथ है जो ये कहता है कि अशोक मौर्य ने बुद्ध के अवशेषों को ये अलग अलग बड़े बड़े उस समय के जो शहर थे उनमें बांट दिया और उनके ऊपर उसने इस तरह से स्तूप बनाने का आदेश दिया. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोक अवदान, किंग अशोक मौर्य, who was a great patron of Buddhism, he distributed all these Buddhist relics to important towns and cities of that time and he built stupas over them. अगर महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों की हम बात करें तो ये देखिए, ये जो है आपके जो है सीबीएसई की लिस्ट में जो दिए हैं, जो आपके मैप संबंधित प्रश्न में भी आते हैं, इसमें लुम्बिनी जहां पर जो आज वर्तमान नेपाल में पड़ता है, जहां पर माना जाता है कि बुद्ध का जन्म हुआ था. दूसरा जो है ये स्थल सारनाथ आज के वर्तमान उत्तर प्रदेश में है. आप देख भी सकते हैं ये पूरा इसमें जो लिंक पूरा बना हुआ है जहां बुद्ध ने पहला अपना प्रवचन दिया था. तीसरा जो है मुख्य भरूच में आपको एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जो कि आज के मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है. यहाँ पर भी स्तूप मिला है और ये सांची स्तूप जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, वर्तमान मध्य प्रदेश में ये स्थित है. और इस पर हम सांची बच गया, अमरावती नहीं, ये प्रश्न कई बार बोर्ड में भी आया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. अन्य महत्वपूर्ण अगर बौद्ध स्थलों की बात करें तो ये रहा बौद्ध गया जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वर्तमान बिहार में पड़ता है. ये एक और महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल वर्तमान महाराष्ट्र में अजंता, नासिक भी वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ता है. और अमरावती का स्तूप जो आज के समय में एक छोटा सा टीला मात्र रह गया वर्तमान आंध्र प्रदेश में. जो ये सारे आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि सीबीएसई की लिस्ट में जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें इन्हीं में से आपको आएगा. और ये रहा नागार्जुन कोंडा, ये भी आज के वर्तमान आंध्र प्रदेश में मिलता है. अब देखिए स्तूप को बनाया क्यों जाता था, मींस व्हाई दे वर बिल्ट, व्हाई दिस, व्हाट वाज द नीड ऑफ बिल्डिंग द स्तूपास. हुआ क्या था कि महापरिनिर्वाण का मतलब है द ग्रेट गोइंग फोर्थ, इंग्लिश में कहा जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रेट गोइंग फोर्थ यानी जन्म मरण के बंधन से जब ये बुद्ध जो है मुक्त हो रहे हैं, आसपास इनके सारे अनुयायी खड़े हैं. तो जब बुद्ध जो है यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने वाले थे यानी परिनिर्वाण को प्राप्त होने वाले थे, तो उस समय में उनके एक मुख्य शिष्य आनंद, उसने पूछा, हे प्रभु आप चले जाएंगे तो आपके अवशेषों का क्या होगा, उसके बाद हम क्या करें. तो जो है पहले तो बुद्ध ने कहा कि भाई विशेष आदर दे करके तुम खुद को मत रोको, धर्म उत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए खुद जो है प्रयास करो, क्योंकि आपो दीपो भवा की बात बुद्ध ने कही थी, यानी अपने दीपक स्वयं बनो. लेकिन बार बार जब बुद्ध ने कहा तो फिर बुद्ध ने कहा आनंद से कि एक काम करो, तथागत यानी अपने लिए, बुद्ध के लिए ये नाम आता है, 4 महापथों के चौक पर यानी 4 डायरेक्शंस पर को जिस तरफ हो, और बीच में जो है थूप, यानी थूप पाली में बोला जाता है स्तूप को, यहाँ पर हमने स्तूप लिखा है, पाली भाषा में बोले तो थूप है, थूप बना दो. और जो भी वहां पर जाएगा, धूप माला चढ़ाएगा, सिर झुकाएगा या बैठ करके थोड़ी देर मेडिटेट करेगा ताकि उसके दिल में शांति आ जाए, तो उन सबको के लिए ये स्तूप, यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्तूप है, उन सब के लिए वो स्तूप हमेशा के लिए लंबे समय तक सुख और आनंद का कारण बनेगा. तो इसलिए स्तूप का निर्माण किया गया.
अब स्तूप का निर्माण तो किया गया, लेकिन अब तीसरा प्रश्न उठता है। हमने बात की क्या मीन्स, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ ए स्तूप, हमने बात की कि क्यों जरूरत पड़ी, व्हाई दे वर बिल्ट। अब बात करते हैं कि स्तूप का निर्माण कैसे होता था, हाउ दे वर बिल्ट। उसमें देखिए दो चीज आती है। किसी भी चीज को जब आपको बनाना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी, या धन कहां से आएगा, दान के द्वारा। और स्तूप की संरचना यानी उसको बनाने का जो उसका आर्किटेक्चर था वो कैसा था। तो हम देखते हैं कि जो स्तूप है उसकी वेदिका, ये है वेदिका पूरी। स्तूप की वेदिका पर और स्तंभों पर जो है दान के, किसने दान दिया, तो उससे दान दाता का पता चलता है। और हम देखते हैं कि इन स्तूपों पर को बनवाने में कई सारे राजाओं ने, सातवाहन शासकों ने, सातवाहन शासकों के बारे में आपको पिछले चैप्टर में मैंने बात की थी, उन लोगों ने दान दिए। इसके अलावा शिल्पकारों के संघ ने भी एक तोरण द्वार, तोरण द्वार यानी ये रहा तोरण द्वार, इसको आप कहेंगे ये जो है ना पूरे गेट, ये तोरण द्वार है। तो इस तोरण द्वार का हिस्सा एक जो है हाथी दांत पर काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बना है। फिर व्यापारियों की श्रेणियां होती थी, यानी जो यूनियंस होती थी व्यापारियों की, वो भी दान दिया करती थी। और कई दान तो भिक्षु और भिक्षुणियों द्वारा भी दिया गया है, जिस दान के मदद से जो है ये स्तूप का निर्माण हुआ है। और कई महिलाओं ने और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में जो है अपना नाम भी बताया है। और कई लोगों ने तो दान के साथ साथ अपने गांव या शहर का नाम भी बताया। और कभी कभी तो अपना बिजनेस, क्या काम करते हैं, उनका पेशा क्या है, वो भी बता देते हैं। अपने रिश्तेदारों के नाम भी बता देते हैं। तो ये सारे हमारे लिए एक तरह से इतिहास के स्रोत हैं। तो अब जब हम स्तूप के निर्माण की बात करते हैं, यानी हाउ दे वर बिल्ट, हमने बात की जो फाइनेंस है यानी दान के द्वारा किस तरह से। अब हम बात करते हैं स्तूप की संरचना की। स्तूप की संरचना पे ये यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हो, ये मेधी है, ये वाला जो है ये मेधी है, ये वेदिका है, ये तोरण द्वार है, ये अंड है पूरा, हर्मिका, छतरी, ये सब क्या था। चलिए मैं आपको इसके थोड़ा और इंटरनल डेप्थ में ले जाकर के आपको बताती हूँ। शुरू में तो देखिए ये जो अंड है, ये पूरा अर्ध गोलाकार जो हिस्सा है ये अंड है। शुरू में तो स्तूप ऐसा ही होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी संरचना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। क्या किया कि इसके चारों ओर को चौकोर से यानी स्क्वायर शेप में, इस तरह से ये स्क्वायर हुआ, स्क्वायर शेप में थोड़ा सा रेक्टेंगुलर आ गया है, क्योंकि हाथ से बनाने में उतना परफेक्शन नहीं आता। कुछ या कुछ गोल आकार का संतुलन दिया गया। अब इस अंड के ऊपर ये हर्मिका है, ये बालकनी जैसी है ये हर्मिका। ये हर्मिका को जो है कई बार इसको देवताओं के घर के प्रतीक के रूप में भी लिया गया। हर्मिका के बीच में से ये देखिए ये एक डंडा सा निकल रहा है, ये डंडे को कहा गया यष्टि। इस डंडे के ऊपर जो है वो लगी हुई ये जो मतलब ये यष्टि को आप मस्तूल निकलता हुआ भी कह सकते हो। और इसके ऊपर में जो है ये एक छतरी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये छतरी यहाँ पर है। इस टीले के चारों तरफ आप देख सकते हो ये जो है ये एक तरह से रेलिंग सी बनी हुई है। ये पूरी रेलिंग जो बनी हुई है ये वेदिका है। और कई बार यहाँ पर अभी दान देने वालों के नाम वगैरह भी इसके अंदर छपे होते थे, मतलब लिखाए दिए जाते थे। वेदिका हो गई। फिर ये है तोरण द्वार। तोरण द्वार ये रहा पूरा तोरण द्वार, ये गेट है। आप इसमें ये नाम की लेबलिंग भी कर रखी है साथ में। फिर ये आती है मेधी। मेधी क्या है, मेधी ये वाला हिस्सा रहा जो एक तरह से वेदिका जैसा ही दिखता है लेकिन ये बीच में है। और साथ में आता है फिर ये है प्रदक्षिणा पथ। ये जो बीच का ये रास्ता है, ये इस रास्ते पर चल करके लोग जो है इसके चारों तरफ जब परिक्रमा करते थे, इसलिए ये है प्रदक्षिणा पथ। अब ये यहाँ पर भी आप इस चित्र में देख सकते हो, सारी लेबलिंग की गई है। अब जब बात करते हैं, देखिए सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, और भरूच भी जो कि आज के वर्तमान मध्य प्रदेश में है। यहाँ के जो स्तूप थे ये, इनपे ज्यादा डेकोरेशन नहीं हो रखी थी, ज्यादा अलंकरण नहीं था, सिवाय किस चीज के, एक तो ये पत्थर की वेदिका बनी हुई थी यहाँ पर, ये आप वेदिका देख सकते हो, और तोरण द्वार थोड़े से यहाँ के सजे हुए थे। जबकि इसी के साथ के अगर आप स्तूप अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में मिला, या शाहजी की ढेरी जो कि आज पाकिस्तान के पेशावर में है, वहां पर ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने के कला के उदाहरण भी है, यानी वो ज्यादा डेकोरेटिव थे वहां के स्तूप। और होता क्या था, जो ये बीच में जब प्रदक्षिणा पथ है, जब जब कभी उपासक यहाँ से अंदर एंटर किया और वो जा रहा है पूरा इधर प्रदक्षिणा पथ में, तो वो किस तरह से चलेगा कि टीला जो है उसके दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड में आएगा, और इस तरह से वो उसके चारों तरफ परिक्रमा करेगा। जैसे कि आकाश में
जो सूरज का पूरा एक रहता है, जो उसका डायरेक्शन रहती है घूमने की, उस तरह से परिक्रमा करते हुए जो है यहाँ से लोग जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्तूप और चैत्य की। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देखिए, जो भी अंतिम संस्कार से जुड़े हुए जो टीले होते थे उन्हें चैत्य कहा जाता था, और जनरली यहीं पर ही स्तूप का निर्माण हो जाता था। तो स्तूप जो है वही अर्धगोलाकार मिट्टी का पवित्र टीला जिसमें बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष रखे गए, अस्थियां रखी गई। वहीं पास ही में चैत्य है, अंतिम संस्कार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर प्रार्थना सभा आप देख सकते हो, पिलर्स है जहां पर बैठ करके मेडिटेशन करना और प्रार्थना करना। तो बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा आती है, और इनमें आप देख सकते हो कि लुम्बिनी जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था वहां पर उनका चैत्य मिलता है। फिर बौद्ध गया में जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में भी चैत्य है जहां पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर यहाँ पर जो है हमें चैत्य देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सांची बच गया पर अमरावती नहीं। दैट मीन्स सांची सर्वाइव्ड बट अमरावती डिड नॉट। यहीं पर हम बात करेंगे सांची के सर्वाइवल में ही भोपाल की बेगमों का योगदान सांची के बचने में। लेकिन देखिए, सबसे पहले यहाँ मैंने कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर दोनों को लिया है। सबसे पहली बात आती है कि सांची की खोज हुई है 1818 में, जबकि अमरावती की खोज हुई है 1796 में। और अमरावती की खोज अचानक एक राजा के द्वारा हुई। क्यों? वो भी क्या कर रहा था, वहां पर जो है उसको मंदिर बनवाना था, उसके लिए उसे पत्थर चाहिए थे। तो उसकी नजर पड़ी ये तो बड़े अच्छे पत्थर हैं, तो उसने कहा भाई इनका अपने मंदिर निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। जबकि सांची की खोज उसके बाद में हुई, और किसी किस्मत की बात है कि ना किसी रेल ठेकेदार ना किसी निर्माता की नजर पड़ी, तो बच गया। दूसरी चीज आती है कि 1854 में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है आज के, यहाँ के जो कमिश्नर थे उस समय सर वॉल्टर एलियट, उन्होंने देखा भाई बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं और ये बड़े सुंदर सुंदर पत्थर हैं। उन्होंने क्या किया, उनको उठा करके वो मद्रास ले गए, अपने पास जो है सजा करके रखेंगे। और दूसरी तरफ जो है यहाँ 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय लोगों ने उसी तरह से सांची के ले जाने की कोशिश की, जो भी हिस्से गिरे हुए मिले थे, उसके तोरण द्वार जो है वहां पर गिरा हुआ भी मिला था, और जो 3 तोरण द्वार थे और चौथा वहीं पर जो है गिरा पड़ा था। टीला भी ठीक ठाक हालत में था। उन्होंने सोचा भाई हम इसे ले जाते हैं। फ्रांसीसियों ने चाहा कि पूर्वी तोरण द्वार को हम फ्रांस के संग्रहालय में ले जाएंगे, वहां दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर आ गई भोपाल की बेगमें इसे बचाने के लिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिकृतियां बनवा करके बिल्कुल डिट्टो वैसी इन यूरोपियों को दे दी कि आप लोग जो है इसे ले जाइए। तो वो वहां पर बचाने के लिए आ गई, जबकि यहाँ पर अमरावती को बचाने वाला कोई भी नहीं मिला। तीसरी बात है कि जो जो भी मूल कृति थी इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब बना के दे दी, तो उससे जो है ओरिजिनल चीज अपनी जगह पर ही रह गई। और यहीं पर हम देखते हैं ना केवल गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर उठा करके ले गए कि अब तो यहाँ अमरावती के साथ क्या हुआ 1850 के दशक में जितने भी उत्कीर्णित पत्थर थे अलग अलग जगहों पर लोग ले जाने लगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उठा करके वहां ले गया, मद्रास में इंडिया हाउस में गया, लंदन तक इसके जो है पहुंच गए, और यूरोपियनों के बगीचों की शोभा बढ़ाने के लिए इसकी जो है यहाँ से इसके जो अवशेष थे वो उठा उठा करके ले जाने लगे। हालांकि पुरातत्ववेत्ता यानी उस समय आर्कियोलॉजिस्ट एच कॉल ने कहा कि भाई असली कृति जो है उसको खोज की जगह पर ही छोड़ दो, मत लेके जाओ। लेकिन अमरावती के मामले में एच कॉल की बात को किसी ने भी नहीं सुना और सब उठा उठा करके ले गए। वहीं अगर हम सांची को देखें, सर जॉन मार्शल जो थे, सर जॉन मार्शल के बारे में आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आप याद कीजिए। जॉन मार्शल ने यहाँ पर सांची के ऊपर किताब लिखी और उनको मदद की भोपाल की बेगमों ने। उसको उनके खंडों के जो उन्होंने किताब लिखी उसके वॉल्यूम्स के खंडों के प्रकाशन मतलब वॉल्यूम्स के पब्लिकेशन के लिए भोपाल की बेगम सुल्तान जहां बेगम ने डोनेशन भी दी, अनुदान भी दिया। और सांची के अंदर अगर आप देखो कि मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम थे, उन्होंने सांची के लिए चित्र भी बनाए, इसके अवशेषों का निरीक्षण भी किया, क्योंकि कनिंगम की तो रुचि थी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में। ये आप अगर फर्स्ट चैप्टर में ध्यान करो तो कनिंगम हड़प्पा सभ्यता का महत्व को नहीं समझ पाए, उसको जॉन मार्शल ने बाद में निकाला था।
तो कनिंघम की रुचि इस टाइम पीरियड में थी। कनिंघम ने सांची के स्तूप पर चित्र बनाए, उसके अवशेषों का निरीक्षण किया यानी ऑब्जर्व किया, उसमें दिए गए अभिलेखों यानी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा और ढांचे के बीचों बीच खुदाई भी करवाई और एक इंग्लिश में एक किताब भी लिखी। वहीं दूसरी तरफ अमरावती के किस्मत देखिए, कॉलिन मैकेंजी, जो कि विजयनगर साम्राज्य पर भी इनकी स्टडी है, आगे हम बात करेंगे आगे के 7 चैप्टर में। कॉलिन मैकेंजी ने कई मूर्तियां भी पाई अमरावती की, और उनकी चित्रांकन मतलब उनकी उन्होंने पिक्चर्स वगैरह भी बनाई, फोटोग्राफी भी की, लेकिन रिपोर्ट कभी छपी नहीं। और एक डिफरेंस और आता है कि जहां भोपाल की बेगमों के कुछ बहुत ही समझदारी पूर्वक निर्णयों ने सांची को बचा लिया। शाहजहां बेगम के अलावा भोपाल की सुल्तान जहां बेगम ने यहाँ पर संग्रहालय यानी म्यूजियम बनाने के लिए, अतिथिशाला यानी गेस्ट हाउस बनाने के लिए पैसा खर्च किया, पैसा दिया। जॉन मार्शल ने इसी गेस्ट हाउस में, इसी अतिथिशाला में रह करके अपनी किताब लिखी। तो इस तरह से भोपाल की बेगमों का योगदान रहा। तो कहना चाहिए कि सांची के स्तूप का भाग्य थोड़ा अच्छा था कि वो बाद में, अमरावती के बाद में चुना गया। फिर जो कुछ भी जॉन मार्शल ने लिखा उसको सहयोग करने के लिए उधर भोपाल की बेगमें भी आ गई, उन्होंने पैसा भी खर्च किया। बेचारे अमरावती के साथ तो कोई भी नहीं रहा और वहां के उठा उठा करके ले गए। इसीलिए जो अमरावती का एक शानदार और विशाल स्तूप था, वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टीला भर रह गया है। इसीलिए इस पर प्रश्न भी कई बार आते हैं कि भोपाल, सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों का योगदान, तो वो आपको ये जो 3-4 स्लाइड्स पर अभी मैंने बात की वो आप दे सकते हैं। या प्रश्न है सांची बच गया पर अमरावती नहीं, तो वो भी ये 3-4 स्लाइड्स आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सांची मूर्ति कला को बौद्ध साहित्य के माध्यम से समझना, यानी टू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर ऑफ सांची स्तूपा विद द हेल्प ऑफ बौद्ध लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब यहाँ पर जो है कई सारी जातक कहानियां जो है वो दीवारों पर, इसके वहां पर तोरण द्वार पर या अन्य स्थानों पर अंकित की गई, चित्रित की गई, उत्कीर्णित की गई। और जेम्स फर्ग्यूसन जो है, क्योंकि वो बौद्ध साहित्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसीलिए वो यहाँ की जो कुछ भी इसके अंदर दिया था, लोक कथाओं को, परंपराओं को, जातक कहानियों को जो उत्कीर्णित किया गया था, उसको वो समझने में चूक गए। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो चित्र है ये वेशांतर जातक कथा से लिया गया है। ऐसे अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि क्या है, फूस की है, ग्रामीण सा दृश्य है, फूस की झोपड़ी है, लोग इधर उधर चल फिर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये एक ऐसे दानी राजकुमार की कहानी के बारे में पूरे चित्रित किया गया है, जो राजकुमार सब कुछ एक ब्राह्मण को दान कर देता है, सब कुछ डोनेट कर देता है एक ब्राह्मण को, और अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेकर के जंगल में रहने के लिए चला जाता है। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी मूर्ति कला के अंदर दिखाया जाता है, इतिहासकार उसकी रिटर्न एविडेंसेस से यानी लिखित साक्ष्यों से, लिखित सबूतों से उसकी तुलना करते हैं। तो बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को, कला इतिहासकार वो जो इन मूर्तियों का और इन सब का अध्ययन करते हैं, उनको बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में यानी बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं, बौद्ध साहित्य के बारे में अपनी एक गहरी समझ बनानी पड़ेगी, तभी वो इसमें जो कुछ भी यहाँ उत्कीर्णित किया गया उसको समझ सकते हैं। अभी आप यहाँ पर ये देखिए कि ये आप चित्र देख रहे हो, ये एक पेड़ है, ये पेड़ दिखाया गया क्योंकि पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये बीच में ये खाली स्थान है, ये खाली है। तो जितने ये बुद्ध के ध्यान की दशा का प्रतीक है, और जितने भी मूर्तिकार हैं उन्होंने बुद्ध को मानव रूप में ना दिखा करके उनकी उपस्थिति को इन प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया है। तो इस सब को समझने के लिए बेहद जरूरी है कि बौद्ध साहित्य के बारे में ज्ञान हो। इसी तरह से अब ये दूसरा देखिए, ये स्तूप है, ये बीच में आप देख सकते हैं, ये स्तूप ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। महापरिनिर्वाण यानी उनकी डेथ का, यानी कि ग्रेट गोइंग फोर्थ, अब वो जन्म और मरण के बंधन से उनकी मुक्ति का प्रतीक है। उसी तरह से अब आप ये देखो, ये है चक्र, ये चक्र धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी जब उन्होंने पहला
प्रवचन सारनाथ में दिया था, ये उनके दिए गए उपदेश का प्रतीक है। तो ये सब तभी समझ में आएंगे, मूर्तिकला को हम तभी समझ सकते हैं जब बौद्ध साहित्य से उसको हमने समझा हुआ होगा। आगे चले तो अब आप ये देखिए कि सांची मूर्तिकला को समझने में एक चीज और है कि सारा कुछ, सारे प्रतीक केवल बौद्ध साहित्य से ही या बौद्ध धर्म से ही नहीं उठाए गए हैं, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये शालभंजिका की मूर्ति है। ये सीधे सीधे तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई नहीं लगती। तोरण द्वार यानी जो गेट है उसके पास ये एक किनारे एक पेड़ पर झूलती हुई, ये आप देख सकते हो एक पेड़ पर झूलती हुई ये स्त्री की मूर्ति है, जो संस्कृत साहित्यिक परंपराओं से लेकर के बौद्ध धर्म के अंदर इसको जोड़ा गया है। अब क्यों किया गया है, उसको करने के पीछे ये कारण है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से भी तो आए होंगे, और उन सबका बौद्ध धर्म के अंदर उसका समायोजन यानी उसको इंटीग्रेट किया गया, उसको मिलाया गया। और क्यों किया गया, क्योंकि जो लोक परंपरा है वो लोक परंपरा कहती है कि ये बेहद ही शुभ प्रतीक थी, शुभ प्रतीक थी, और शुभ प्रतीक होने के कारण तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पर झूलती हुई स्त्री के रूप में उसको चित्रित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि स्तूप के अलंकरण में दूसरे विश्वासों और प्रतीकों का उपयोग किया गया, और ये भाग्य से जुड़ी हुई थी। यानी ये माना जाता था कि शालभंजिका जो है ये वो स्त्री है कि जिसके छुए जाने से पेड़ों में फूल खिल जाते हैं, फल लगने लगते हैं। तो यानी इसलिए इसको अन्य धारणाओं और विश्वासों से उठा करके सांची स्तूप के अंदर जब लिया जाता है वहां पर एक शुभ प्रतीक के तौर पर, और दूसरी चीज ये दर्शाता है कि दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं का भी बौद्ध धर्म के अंदर उसको इंटीग्रेट किया गया, उसको समायोजित। इस तरह से जो भी लोग बौद्ध धर्म में आए तो उनकी बुद्ध धर्म को अपनाने से पहले जो भी उनकी मान्यता थी उस सबसे बौद्ध धर्म और एनरिच होता है, समृद्ध होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए आप यहाँ पर जो है ये जानवरों के भी चित्रों का मनुष्य के गुणों के रूप के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। जैसे आप यहाँ पर सांप देख रहे हैं, ये भी लोक परंपराओं से लिया गया। और सर्प क्या है, ये मृत्यु और पुनर्जन्म यानी डेथ एंड रीबर्थ का प्रतीक है, तो उसका भी यहाँ पर मनुष्य के गुणों के प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह से यहाँ पर आप हाथी का देख सकते हो, ये हाथी को प्रतीक माना गया है शक्ति का और ज्ञान का, तो इसके प्रतीक का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा बुद्ध की मां माया या लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी के रूप में इस चित्र को माना जाता है। ये एक तरफ से तो कमल दल है और दूसरी तरफ से हाथी है जो इनके ऊपर जल का अभिषेक कर रहे हैं इस स्त्री के ऊपर। तो कुछ इतिहासकारों ने इसको बुद्ध की मां माया के साथ जोड़ दिया, तो कुछ लोग कहते हैं क्योंकि गजलक्ष्मी जी है जो लोक परंपराओं में इन्हें सौभाग्य की देवी माना जाता था और हाथियों के साथ जोड़ करके इनको देखा जाता था, तो इनको भी यहाँ पर इन प्रतीक रूप में सांची स्तूप के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया है मूर्तिकला में। देखिए सांची के अंदर जानवरों जैसे घोड़े हैं, बंदर है, गाय, बैल, आप यहाँ पर ये देख सकते हो मोर, इस तरह के कई जानवरों का चित्रण किया गया है जो कि जातक कथाओं से भी लिए गए हैं। जातक कथाएं क्या थी, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां थी जिसमें उनको कई बार अलग अलग जानवर के रूप में भी या किसी पशु पक्षी के रूप में भी जन्म लिए हुए दर्शाया गया है, तो ये भी यहाँ पर प्रतीक हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सांची मूर्ति कला को, जो मैंने बार बार कहा, ये रहे जेम्स फर्ग्यूसन समझ नहीं पाए और उन्होंने कह दिया, सांची को कह दिया कि भाई ये तो सांपों की पूजा और पेड़ों की पूजा का केंद्र है सांची, तो क्यों, ये थे तो सही कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में से, लेकिन सांची और सर को वृक्ष और सर्प की पूजा का केंद्र इसलिए माना इन्होंने क्योंकि ये बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे, यानी जानते ही नहीं थे, बौद्ध साहित्य से मिलान ही नहीं किया। उन्होंने क्या किया, सिर्फ वहां पर उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके इन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया, इसीलिए ये चूक गए। अगर बौद्ध साहित्य के आधार पर इन्होंने सांची के स्थापत्य का अध्ययन किया होता तो शायद इन प्रतीकों को ये समझ पाते, इसीलिए चूक गए। कई बार ये भी प्रश्न आता। तो देखिए सांची के स्तूप के अगर हम महत्व की बात करें, यानी सांची के स्तूप की इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा, इफ वी टॉक अबाउट दैट, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज
कि एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर का सुपर एग्जाम्पल है, यानी प्राचीन भारतीय स्थापत्य का बेहतरीन नमूना है ये। दूसरी चीज कि बौद्ध विचारों के परंपराओं की जानकारी का ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी इट इज अ सोर्स टू अंडरस्टैंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड थिंकिंग्स। तीसरी चीज, शुरुआती बौद्ध धर्म को समझने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि आप देख रहे हो जातक कथाओं से और अन्य लोक परंपराओं का समायोजन करके बुद्ध के प्रतीकों के रूप में जिस तरह से प्रतीक रूप में वहां पर इस्तेमाल किया गया है, तो हमें बौद्ध धर्म के बारे में सांची स्तूप बहुत कुछ बताता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं माइंड मैप की, जो माइंड मैप मैंने हमेशा डाला है। आज हम बात करें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक सांची और अमरावती स्तूप का अर्थ क्यों बनाएगा, उसकी संरचना कैसी थी, इस पर हमने बात की। दूसरी बात, सांची स्तूप के बचने के क्या कारण थे, तो उसमें भोपाल की बेगमों का योगदान आ जाता है, सर जॉन मार्शल के कार्यों की बात आ जाएगी, अमरावती के बाद खोजा जाना और कनिंघम द्वारा इसके पुरातात्विक महत्व की पहचान। तीसरी बात आती है अमरावती स्तूप के नष्ट होने के क्या कारण थे। सांची से पहले खोजा गया, भोपाल की बेगमों जैसे संरक्षक इसको नहीं मिले और यूरोपियों द्वारा इसके अवशेषों को उठा करके ले जाना अपने अपने यहाँ सजाने के लिए, और पुरातत्ववेत्ता H.H. कॉल की बात को किसी ने भी नहीं सुना। फिर सांची मूर्ति कला और बौद्ध साहित्य, इसमें प्रतीकों का क्या अर्थ था, हमने बात की उसके बारे में। दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं का कैसे समायोजन हुआ, शालबंजिका के बारे में बात की। जानवरों के चित्रों का मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में कैसे इस्तेमाल हुआ, हाथी और सर्प, उसकी हमने बात की। और जेम्स फर्ग्यूसन इसको समझने में कैसे चूक गए, और हमने बात की सांची स्तूप के महत्व की। तो अब हम बात करते हैं बोर्ड परीक्षा में अक्सर प्रश्न जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले, सांची और अन्य स्थानों की वास्तुकला को समझने के लिए बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है, उदाहरण सहित तर्कसंगत समीक्षा कीजिए। यानी बुद्धिस्ट लिटरेचर needs to be studied to understand the sculpture at Sanchi and other places. Justify the statement with examples. पूरा आंसर आपको आज की पूरी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। Discuss how and why stupas were built. तीसरा प्रश्न, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की समीक्षा कीजिए। That means discuss the role of the begums of Bhopal in preserving the stupa at Sanchi. नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची बच गया पर अमरावती नहीं, क्यों? सांची सर्वाइव्ड वेयरएज अमरावती डिड नॉट, वो मैंने कंपैरेटिव स्टडी की तरह से आपको दे ही रखा है। फिर जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था, उक्त कथन की विवेचना कीजिए। जेम्स फर्ग्यूसन कंसीडर्ड सांची टू बी अ सेंटर ऑफ ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप, एग्जामिन द स्टेटमेंट। सारे आंसर्स आपको स्लाइड में मिल रहे हैं और ये प्रश्न पहले बोर्ड में किसी ना किसी रूप में पूछे भी गए। तो आज हमने बात की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक सांची और अमरावती, जिसमें हमने बात की स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, सांची का स्तूप बच गया परंतु अमरावती का नहीं, सांची की मूर्ति कला को बौद्ध साहित्य के माध्यम से समझना और सांची स्तूप का महत्व। अगले जो सेशन में हम बात करेंगे नए प्रश्न, वाद विवाद और चर्चाओं पर। हम थैंक यू वेरी मच, और आपने उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर हरिता अरोरा, लेक्चरर हिस्ट्री, NCT दिल्ली। थैंक यू वेरी मच।